Hello everyone, myself Steve Kalra. Welcome all of you my channel Chemistry by Steve Kalra. And dear students, today we will discuss about the most expected questions and previous year questions of chapter Biomolecules of class plus 2. ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो पूछा क्या गया है कि जब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस होगी तो कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैक्टोज है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C12H22O11। जब हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी कि C12H2211 C12H22O11 जिससे वाटर साथ रिएक्शन करेगा देन इट विल फॉर्म टू मॉलिक्यूल। One is CCH2 second is also CCH2 This is beta D galactose and the second one is beta D glucose. So lactose on hydrolysis gives two products. One is beta D galactose, second is beta D glucose. Next question: how do you explain the absence of aldehyde group in the pentacetate of D glucose? कि पेंटासीटेट और डी ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट कैसे है। तो आपने पढ़ा भी है कि हमारे पास जो पेंटासीटेट है ऑफ डी ग्लूकोज does not react with NH2OH, this is hydroxyl amine to form oxime। और नॉर्मली क्या होते हैं जिन कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है वो NH2OH का रिएक्शन करके ओक्साइम बनाते हैं, लेकिन डी ग्लूकोज के पेंटासीटेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन ये NH2OH से रिएक्शन करके ओक्साइम नहीं बनाता। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेल्टिंग पॉइंट and solubility in water of amino acids are generally higher than that of corresponding halo acids। अब यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास ऐसा क्या है कि अमाइनो एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या है, जनरली हायर है। अब हम किसी भी अल्फा अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसका फार्मूला क्या है CHR COH NH2। तो हर अल्फा अमाइनो एसिड के अंदर दिस इज अल्फा अमाइनो एसिड क्योंकि अल्फा पोजीशन पे NH2 अटैच है। तो आप देख रहे हैं हर अल्फा अमाइनो एसिड के अंदर दिस इज द एस्टिक पार्ट, दिस इज द बेसिक पार्ट। एस्टिक पार्ट has tendency to lose H positive ion and basic part has tendency to accept H positive ion। तो CH पार्ट अपना H पॉजिटिव देगा और NH2 से गेन करेगा तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव CH और CO नेगेटिव। It means it will form a Zwitter ion structure। तो अल्फा अमाइनो एसिड जो है दे एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन में देख रहे हैं आप प्लस माइनस चार्ज देख रहे हैं तो इसका मतलब दे विल बिहेव लाइक द आयनिक कंपाउंड्स। तो इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा और आयनिक कंपाउंड वाटर में क्या होते हैं सॉल्युबल, तो इसी वजह से ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द एग वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। जब हम एग को बॉइल करते हैं देन व्हाट विल हैपन, देन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स विल टेक प्लेस। तो उस केस में प्रोटीन्स की क्या हो जाएगी डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है हमारे पास whenever a native protein is subjected to change in temperature, pH, etc., then tertiary structure will convert into the secondary structure। It means globules will unfold, helix gets uncoiled, secondary and secondary structure will also convert। ये secondary structure क्या है uncoiled हो जाएगा यानी कि helix gets uncoiled and primary structure remain intact। इसका ना डीनेचुरेशन होगा कि इट मीन्स कोई नेटिव प्रोटीन है, ठीक है, जब एग शुरू में तो उसमें नेटिव प्रोटीन है और उसको यदि हम और नेटिव प्रोटीन है तो उस समय उसकी एक यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और एक स्पेशल बायोलॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, जब हमने किसी भी प्रोटीन को नेटिव प्रोटीन को हम पीएच चेंज करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तब उस केस में क्या होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी में कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी पे, एंड दिस इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या आता है फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, तो ग्लोब्यूल्स विल अनफोल्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या आता है अल्फा हेलिक्स बीटा प्रोटीन, देन हेलिक्स गेट्स अनकोइल्ड एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। दिस इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन। सो
वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग? तो जब एग को बॉईल करते हैं देन वाटर विल जो है वाटर है वो हमारे पास क्या होगा? वाटर जो है दिस इज अब्सॉर्ब्ड, ठीक है, बाय द कोआगुलेटेड प्रोटीन एंड इस तरह से हमारे पास डीनेचुरेशन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कांट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी? विटामिन सी को हम अपनी बॉडी में स्टोर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि विटामिन सी किस टाइप का विटामिन है? दिस इज ए वाटर soluble विटामिन, एंड वाटर soluble विटामिन है तो इट गेट एक्सक्रीटेड फ्रॉम इन द बॉडी, इट गेट एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म में ये हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, इसीलिए विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर डिजोल्व नहीं होता, ठीक है, स्टोर नहीं होता, और हमें ये रेगुलरली डाइट में लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म व्हेन ए न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेनिंग थायमिन इज हाइड्रोलाइज्ड? तो वी नो न्यूक्लियोटाइड जो है तीन चीजों से बना है, किस किस से? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। तो जब हम किसी ऐसे न्यूक्लियोटाइड को, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जिसमें बताया है थायमिन नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, जब हम उसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब क्या होगा? हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो है वो डिसोसिएट होगा एंड थ्री प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। वन इज थायमिन, दिस इज द नाइट्रोजन बेस, सेकंड इज 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्योंकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर है, आरएनए के अंदर राइबोस शुगर है, और तीसरा क्या आएगा? फास्फोरिक एसिड। इट विल फॉर्म थ्री प्रोडक्ट्स, थायमिन नाइट्रोजन बेस, 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर मॉलिक्यूल एंड 1 फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड। हम इसे क्लासिफाई करना है, इनमें से मोनोसैकेराइड अलग निकालने हैं और डाइसैकेराइड्स अलग निकालने हैं। तो जरा देखिएगा हमारे पास इनमें से राइबोज कैसा है? मोनोसैकेराइड, मैं एम लिख रहा हूं। 2 डीऑक्सीराइबोज ये भी कैसा है? मोनोसैकेराइड। माल्टोज कैसा है? डाइसैकेराइड। गलैक्टोज कैसा है? मोनोसैकेराइड। फ्रुक्टोज कैसा है? मोनोसैकेराइड। लैक्टोज कैसा है? डाइसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड होते क्या है ये भी साथ में आपको बता देते हैं। मोनोसैकेराइड क्या है? दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट which cannot further dissociate into simpler substances on hydrolysis। यानी कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर वो फर्दर ब्रेकअप नहीं होते। और डाइसैकेराइड क्या है? दोज कार्बोहाइड्रेट which gives 2 monosaccharide units on hydrolysis। नेक्स्ट क्वेश्चन है what do you understand by the term glycosidic linkage? अब हम जब दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में जोड़ते हैं तो उस केस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। द लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स थ्रू एन ऑक्सीजन एटम एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। इट मींस 2 मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ेंगे तो 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और वो दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट ऑक्सीजन लिंकेज से आपस में जुड़ जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे एग्जांपल देखें कि हमारे पास माल्टोज पड़ा है आपने, तो माल्टोज के केस में 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़े हैं, कैसे? बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 आपस में जुड़े हैं। अब मैं दिखाता हूं कैसे। ये फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज बनाने जा रहा हूं मैं। दिस इज द पायरोनोल स्ट्रक्चर, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 हमेशा ऊपर होगा। ये है फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर। अब ये है सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। इसी से अटैच है, ठीक है, बाकी सभी एच है। तो होगा क्या? ये दोनों मोनोसैकेराइड हैं, दे विल अटैच विद ईच अदर बाय ऑक्सीजन ब्रिज एंड ऑक्सीजन ब्रिज इज फॉर्म। ये दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे
elimination of one water molecule take place, loss of one water molecule take place, and oxygen bridge. तो ये दो OH आपस में मिलेंगे, इनसे एक वाटर बाहर निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो इन दोनों को ब्रिज के रूप में आ जाएगा। तो देखिए कैसे मैंने दो ऑक्सीजन मिलाए, वाटर रिलीज किया, तो बैलेंस क्या बचा है हमारे पास O। तो ये O आ गया है हमारे पास ये, ठीक है क्लियर ये चीज। तो इसे रब करके बताता हूँ, यहां से आपको मैंने बताया दो OH आपस में मिले, एक वाटर रिलीज हो गया, तो बैलेंस ये बचा है हमारे पास ये, ठीक है। तो दिस इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में देखें तो ये फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका कौन सा कार्बन नंबर यूज हुआ है 1, एंड सेकंड अल्फा डी ग्लूकोज का उसका कौन सा कार्बन यूज हुआ है 4। तो इसीलिए इसे बोलते हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। माल्टोज के अंदर ये लिंकेज प्रेजेंट है। इसी तरह से और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लाइकोजन, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्च। ग्लाइकोजन क्या है? दिस इज द पॉलीसेकेराइड, स्टार्च इज आल्सो पॉलीसेकेराइड, दोनों ही पॉलीसेकेराइड हैं। बट ग्लाइकोजन क्या है? दिस इज द स्टोरेज मटेरियल इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो स्टोरेज मटेरियल है वो ग्लाइकोजन के रूप में है, और स्टार्च जो है दिस इज द स्टोरेज मटेरियल इन केस ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स के अंदर जो स्टोरेज मटेरियल है वो क्या है हमारे पास स्टार्च है, और एनिमल्स के अंदर जो स्टोरेज मटेरियल है वो ग्लाइकोजन है। सेकेंडली जो स्टार्च है, स्टार्च जो है इट इज मेड अप ऑफ फर्दर टू कंपोनेंट्स, वन इज अमाइलोज, सेकेंड इज अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अमाइलोज कैसा है? दिस इज द वाटर सोल्युबल कंपोनेंट, और ये कैसा है? वाटर इनसोल्युबल कंपोनेंट, ठीक है क्लियर। अब जो हमारे पास ग्लाइकोजन है समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। अब बात आता है आपके पास क्वेश्चन भी है व्हाई ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च, बिकॉज the structure of glycogen is just similar to the amylopectin, which is the component of the starch. तो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से रिजेंबल करती है, इसी वजह से हम इसे एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि स्टोरेज मटेरियल भी है और स्टार्च से स्ट्रक्चर मैच कर रही है, ठीक है। अब जो स्टार्च जो है दिस इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लाइकोज। साथ में आपको ये बता देना था स्टार्च है क्या, दिस इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है? जब सुक्रोज में हम वाटर डालते हैं then it will form two molecule, one is alpha D glucose and दूसरा होता है हमारे पास बीटा डी फ्रुक्टोज। और लैक्टोज तो भी आए थे आपके पास, जब हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं then it form two product, one is बीटा डी गलैक्टोज और दूसरा होता है बीटा डी ग्लूकोज। लैक्टोज का एक अदर नेम भी है, इसे अपने बताते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड द मिल्क शुगर, और सुक्रोज का दूसरा नाम है जिसे कॉल्ड द इनवर्ट शुगर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ आर द पॉलीसेकेराइड्स, दोनों ही क्या है पॉलीसेकेराइड्स हैं, बट स्टार्च जो है दिस इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, जबकि सेलुलोज जो है इट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट। तो पहला दिया है डी ग्लूकोज की रिएक्शन HI से करना, दूसरा डी ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से, तीसरा डी ग्लूकोज की रिएक्शन HNO3 से। सबसे पहले जब हम डी ग्लूकोज की रिएक्शन, डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये है CHO CHOH 4 टाइम्स CH2OH, जिस समय हम इसकी रिएक्शन HI से करते हैं देन इट फॉर्म्स नॉर्मल HCl,
तो उस समय ये क्या बनाता है, नॉर्मल हेक्सेन, एनहेक्सेन बनाएगा। सेकेंड रिएक्शन है डी ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन। अब ये डी ग्लूकोज है, जब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करते हैं Br2 एक्वस से, तो उस समय में क्या होगा, हमारे पास जो ये CHO पार्ट है ये COH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। ऐसा क्यों है, क्योंकि Br2 जो है दैट इज द वीक ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब हम डी ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कर रहे हैं, HNO3 से। तो HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट है, वो क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को भी और इस प्राइमरी अल्कोहल दोनों को COH में कन्वर्ट कर देगा, बाकी सारी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगी। एंड दिस इज कॉल्ड सैकेरिक एसिड। तो सैकेरिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है इन्यूमिनेट द, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्यूमिनेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। ऐसी डी ग्लूकोज की कौन सी रिएक्शन है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर शो नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी ग्लूकोज does not show, it does not give 2,4-DNP टेस्ट, ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता एल्डिहाइड होने के बावजूद भी। सेकेंडली, अभी ऊपर क्वेश्चन भी था, द पेंटा एसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH टू फॉर्म ऑक्साइम। जो डी ग्लूकोज का पेंटासिटेट है वो NH2OH से रिएक्शन करके ऑक्साइम नहीं बनाता। इससे प्रूव होता है कि डी ग्लूकोज के अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंट है, और इसी वजह से डी ग्लूकोज जो है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टू साइक्लिक स्ट्रक्चर, वन इज अल्फा डी ग्लूकोज, सेकंड इज बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग एज रिलेटेड टू द प्रोटीन्स। पहली डेफिनेशन पूछिए पेप्टाइड लिंकेज। तो व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। मेरे पास दो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, कोई भी दो अल्फा अमीनो एसिड है, आपकी चॉइस है, कोई भी ले सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं ये दो ले रहा हूं, अब देखना दोनों ही क्या अल्फा अमीनो एसिड्स है। मैंने क्या किया, पहले वाले केस में इस R के बजाय मैंने H लगा दिया, तब ये कौन सा बन जाएगा, ग्लाइसिन। और दूसरे वाले केस में इस R के बजाय मैंने CH3 लगा दिया, तो दिस इज एलेनिन। कोई भी ले सकते हैं, दोनों ग्लाइसिन भी ले सकते हैं, दोनों एलेनिन भी ले सकते हैं, कोई भी और ले सकते हैं। देन व्हाट विल हैपन कि पहले अल्फा अमीनो एसिड का COH पार्ट दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के NH2 पार्ट से रिएक्शन करेगा, और इसमें से वन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये OH है या ये H, वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होगी। तब आपने क्या देखा, उस केस में क्या होगा, ये CH H NH2, यहां क्या बचेगा, CO हाइफन NH, फिर CH CH3 और क्या COH। Then these two alpha amino acids will link with each other by an amide linkage, CONH linkage. This is the amide linkage, और इस लिंकेज को हम बोलते हैं, this is called the peptide linkage. So what is peptide linkage? The CONH linkage which holds the two alpha amino acids together in a, then this is called the peptide linkage, and the product formed is called the dipeptide. तो जब दो अल्फा अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा, डाइपेप्टाइड, और उसमें लिंकेज होगी वन, दैट इज द पेप्टाइड लिंकेज। सेकंड है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब हम जानते हैं प्रोटीन है क्या, दे आर आल्सो कॉल्ड द पॉलीपेप्टाइड, यानी कि जिसमें 100 या 100 से भी ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, एक बहुत बड़ी चेन बनाते हैं, तो उस चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। तो ईच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज अमीनो एसिड्स लिंक्ड इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। हर पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे मान लो मैं 4 अमीनो एसिड बोलता हूँ, ग्लाइसिन एलेनिन ग्लाइसिन एलेनिन,
ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, GLY ALA GLY ALA, ये सीक्वेंस हो गया। इस तरह से हर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का अपना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, एंड दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। एंड एनी चेंज इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कोई भी चेंज कर दिया, जैसे मैंने बोला ग्लाइसिन एलेनिन ये था, मैंने बीच में से एक ग्लाइसिन को निकाल दिया और वहां वैलिन लगा दिया, तो ग्लाइसिन एलेनिन वैलिन और फिर एलेनिन, देन इट मींस मैंने कोई भी चेंज किया, देन इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट प्रोटीन। तो इसका मतलब अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है किसी भी प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज नोन एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन, ये मैं करवा चुका हूं आपके पास कि कोई भी नेटिव प्रोटीन है उसकी अपनी यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसका अपना एक स्पेशल बायोलॉजिकल फंक्शन है। जब भी किसी नेटिव प्रोटीन को हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, पीएच चेंज करते हैं, देन इन दैट केस हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड होंगे, हेलिक्स गेट्स अनफोल्ड एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। इट मींस टर्शियरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बचेगी। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इसके 2 एग्जांपल है, पहला है कोआगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग, अंडे का व्हाइट पोर्शन कोआगुलेट हो जाता है, एंड सेकंड कर्लिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन सी बॉन्डिंग है, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपके पास कौन कौन सी टाइप की यहां बॉन्डिंग है। वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड इज डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास मेनली ये 2 टाइप की बॉन्डिंग है, इवन कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। तो फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन में है क्या फर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बात करके चलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। तो जैसे कि नेम इंडिकेट, इट इज ए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इन विच polypeptide chains are laid side by side. Polypeptide chains side by side है, and the chains are held together by hydrogen bonds. ठीक है, so fibrous protein क्या, they are having the fiber-like structure in which polypeptide chains run parallel to each other and they are held with each other by the hydrogen bonds. जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, इट इज हैविंग द स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। सेकंड थिंग, फाइब्रस प्रोटीन क्या है, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में कैसे हैं, इनसॉल्युबल है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास कैरेटिन, सॉरी वो फाइब्रस का एग्जाम्पल कैरेटिन एंड मायोसिन, और उसके एग्जाम्पल है हमारे पास इंसुलिन एंड एल्बुमिन। ग्लोबुलर के एग्जाम्पल है इंसुलिन एंड एल्बुमिन। क्लियर, तो ये है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अभी अपने पढ़ा था कि कोई भी अमाइनो एसिड है उसके अंदर हम जानते हैं CH पार्ट कैसा है, एस्टिक पार्ट है, NH2 पार्ट कैसा है, बेसिक पार्ट है। CH पार्ट H पॉजिटिव लूज करेगा और NH2 पार्ट उस H पॉजिटिव को गेन करेगा, देन इट फॉर्म ए डाइपोलर आयन, तो ये डाइपोलर आयन बनाएगा, दिस इज कॉल्ड द ज्विटर आयन। तो आपने देखा कि इसने एसिड और बेस दोनों के पार्ट को शो किया, तो एसिड और बेस जब दोनों के पार्ट को शो किया, देन इट कैन रिएक्ट विद द एसिड एज वेल एज बेसिस, एंड ड्यू टू दिस रीजन अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर होने की वजह से अमाइनो एसिड्स एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, इसी वजह से दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो चुका है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो आप बताएंगे सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन सेम या रिमेन इंटैक्ट, दिस इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन इफेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड जो है, इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट,
one nitrogenous base, one sugar molecule. और न्यूक्लियोटाइड जो है इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स, वन nitrogenous base, एनी वन nitrogenous base लिख देंगे, वन sugar molecule एंड वन फॉस्फेट ग्रुप. तो आपने देखा नाइट्रोजन बेस और शुगर ये दोनों पार्ट तो किस में है, न्यूक्लियोसाइड में भी पाए जा रहे हैं. देन वी कैन आल्सो राइट न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू नाइट्रोजन बेस और शुगर, इन दोनों की बजाय मैंने बात लिख दिया न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट. तो ये है इसका डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू स्ट्रैंड्स इन डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. अब हम जानते हैं डीएनए की क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इस टाइप की. इन डीएनए टू polynucleotide chains they are complementary. Complementary means if we know the sequence of nitrogenous base on one chain, then we can easily predict the sequence of nitrogenous base in the second chain. ऐसा क्यों होता है कि यदि हमें एक चेन के नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस पता हो तो हम दूसरे का आसानी से बता पाते हैं. इट इज ड्यू टू द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग. क्या है स्पेसिफिक बेस पेयरिंग? इन केस ऑफ डीएनए, adenine nitrogen base of one chain will always join with the thymine nitrogen base of opposite complementary chain. Same way say guanine will attach with the cytosine. Adenine will join with thymine always by double bond and guanine will always join by cytosine by triple bond. It means यदि यहाँ पर एक चेन में A है तो ऑटोमेटिकली इसके सामने क्या होगा T. यदि यहाँ G है तो इसके सामने क्या होगा C. यदि यहाँ C है तो इसके सामने क्या होगा G. यदि T है तो सामने क्या होगा A. इट मीन्स हमें पता है कि स्पेसिफिक बेस पेयरिंग है, किसी और के साथ नहीं जुड़ना. यदि हमें किसी एक चेन का ऊपर नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस पता है जैसे AGCT, तो ऑटोमेटिकली दूसरा बता सकते हैं दूसरी साइड क्या आएगा, क्योंकि एडेनिन ने थायमिन से जुड़ना है तो क्या होगा T, गुआनिन ने साइटोसिन से जुड़ना है तो C, तो TCGA इस टाइप से बन जाएगा. इट मीन्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. It is due to the specific base pairing between the two complementary chains. इस तरह से ए टर्न, ये पहला टर्न है, ये दूसरा टर्न. इन दोनों टर्न्स के बीच का डिस्टेंस होता है हमारे पास 34 एंगस्ट्रॉम एंड देयर आर टोटल 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर्स बिटवीन द टू टर्न्स. दो टर्न्स के बीच में हमारे पास टोटल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्न्स के बीच में कितने हैं, टोटल 10 नाइट्रोजन बेस पेयर हैं. तो इसका मतलब वन बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए. मैं यही से बताता हूँ. डीएनए फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म, डीएनए इज फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, दिस इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. Second thing, in DNA, thymine is present. और in RNA, thymine की वजह क्या होगा, यूरेसिल is present. थर्ड पॉइंट, DNA के अंदर क्या है हमारे पास, 2-deoxyribonucleic शुगर इज प्रेजेंट. और RNA में क्या होगा, राइबोज शुगर इज प्रेजेंट. फोर्थ, DNA जो है इट इज ऑफ सिंगल टाइप, ये सिर्फ सिंगल टाइप का है, जबकि आरएनए जो है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, mRNA, rRNA, tRNA. ठीक है. डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड. डीएनए जो है वो दो चेन से बना है, जबकि आरएनए कैसा है, दिस इज सिंगल स्टैंडर्ड. ठीक है. सो दीज आर द सम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फॉर्म्ड इन द सेल. तो मैंने अभी बताया आरएनए की थ्री टाइप्स है.
टाइप्स ऑफ आरएनए यदि देखें तो 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है एमआरएनए, सेकंड है आरआरएनए, थर्ड है टीआरएनए। फुल फॉर्म है एमआरएनए की है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए की फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए की फुल फॉर्म है ट्रांसफर आरएनए। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए एंड दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और होप आपको ये सभी क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। इन केस यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप मेरे चैनल पे लाइव चैट में कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई दोबारा से कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस, होप आपको ये सभी टॉपिक यही क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो इन केस यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स ऑफ क्लास +2। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।